अरेस्ट के बाद कमी खलती है जब भीड़ देखते हैं आप। जयराम की एंट्री होती है काफ़ी भीड़ में, लॉ लश्कर लेकर के पहुंचते हैं। चूँकि ठीक है, आप कहेंगे कि भाई ये तो आयोजक कर्ता जो होते हैं वो करवाते हैं, कमी खलती है क्या? चूँकि लोगों से मिलना जुलना लगातार रहता होगा, वो सभा वाला दृश्य एकदम भीड़ भाड़ और जयराम जो है वहाँ दहाड़ रहे हैं, लगता है कि फिर से आए। हमेशा नीति की बात कही है, नीति अगर ठीक हो तो सब चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। आपको क्या लगता है? आप चूंकि चीज़ों को देखते हैं, बखूबी समझ रहे हैं, प्रवासी एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्लूप्रिंट है क्या टाइगर जयराम महतो के पास कि प्रवासियों को रोका जा सके? आपने सही कहा विकास दा कि हम लोग 45 दिन के लिए रेस्ट में थे, लेकिन 45 मजदूरों की पीड़ा ने हमें अपने 45 दिन के रेस्ट के व्रत को तोड़ने पर मजबूर किया और हम फिर अपने मान से बाहर आए हैं। धनबाद कहे या गिरिडीह कहें, फाइनल कर दीजिए। आज गिरिडीह आए, गिरिडीह कह दीजिए या फिर क्या है बता दीजिए। देखिए, ये तो जनता तय करेगी। गिरिडीह हमारा होम लोकसभा है, तो जाहिर सी बात है प्राथमिकता में गिरिडीह ही रहेगा। कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए तो इनको कहाँ से लड़ना चाहिए जी, जरा कैमरा में बताइए तो जोर से। गिरिडीह लड़ना चाहिए क्या? कहाँ से लड़ना चाहिए? देख लीजिए, ठीक है, तो वही घुमा लीजिए कैमरा। देखिए आप गिरिडीह का यहाँ पर मांग हो रहा है तो बहुत कम है कि लोग खाली सुने और आ गए, नहीं तो यहाँ पर शायद जगह बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हैं बगल में, ऊर्जा का संचार कह लीजिए युवाओं का, और विशेष करके झारखंड जाना जाता है प्रवासियों के दर्द को लेकर। प्रवासियों को लेकर कई खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन विशेष तौर पर युवाओं की एक तरीके से आवाज़ के रूप में उभर कर सामने आए हैं टाइगर जयराम महतो। इन दिनों खूब सुर्खियों में है, 45 दिनों के रेस्ट पे थे, लेकिन फिर भी इनसे रहा नहीं गया प्रवासियों का वो दर्द जो इन दिनों खूब चल रहा है। 45 मजदूर जो हैं हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के सऊदी अरब में फंसे हैं। उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे थे, ज्ञापन भी दिए। प्रवासियों का दर्द तो बहुत है, आवाज़ खूब उठाए। लोग समझ भी रहे हैं कि पलायन जो बहुत बड़ी समस्या है, विश्व का सबसे अमीर राज्य होने के बावजूद भी झारखंड गरीब है, लोग बाहर काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, जो सऊदी अरब में लोग फंसे हैं उन लोगों को लेकर के आप जो ज्ञापन दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों से या सरकार से, क्या आपकी मांग है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा विकास दा कि हम लोग 45 दिन के लिए रेस्ट में थे, लेकिन 45 मजदूरों की पीड़ा ने हमें अपने 45 दिन के रेस्ट के व्रत को तोड़ने पर मजबूर किया और हम फिर अपने मान से बाहर आए हैं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को और देशवासियों को उन 45 प्रवासी जो मजदूर हमारे विदेश में हैं उनकी पीड़ा से अवगत कराना चाहूँगा। फिलहाल स्थिति यह है कि 45 लोग जहाँ हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, ये लगभग 24 और 18 या 20 के आसपास का क्षेत्र है, और इसी प्रकार का एक छोटा सा कमरा है जिसमें 45 लोग जीवन यापन कर रहे हैं एक ही कमरे में। चूँकि हम लोग ये थ्योरी में बात कर रहे हैं, जो बात करना यानी कहानी पढ़ना वो थ्योरी होता है, लेकिन जब आप वीडियोज़ को देखेंगे वो प्रैक्टिकली होता है। तो जब उस विजुअल को आप देखेंगे तो आपके आंसू में ऑटोमेटिकली आंसू आएंगे। और उनके में से 3 जो मजदूर हैं, जब 2 दिन पहले उनसे हमारी टेलीफोनिक वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई तो बीमार हो चुके थे, उनके पास दवा दारू का कोई साधन नहीं था, उनके पास भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी। और आज जब उनसे पुनः बात हुई तो 7 लोग बीमार हो चुके हैं और 30 तारीख तक उन्हें वह मकान भी खाली करने का आदेश है। तो ये भारत नहीं है, झारखंड नहीं है, वो किसी जगह जाकर आश्रय ले लेंगे, ठिकाना ले लेंगे। वो 30 तारीख जब वो खाली करने का आदेश है, उस दिन वो जाएंगे कहाँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो उन्हीं ये गंभीर विषय है, गंभीर नहीं, गंभीर से भी बड़ा गंभीर विषय है। एक और जहाँ 3 दिन बाद पूरी दुनिया और भारतवर्ष नए साल का जश्न मनाएगा, वहीं उस 45 परिवार के लोग इस उम्मीद में होंगे कि उनके घर वालों को, उनके आंख के तारों को कोई वतन वापसी का रास्ता तैयार करे। तो फिलहाल हम लोग उसी उनके दर्द और पीड़ा को अपने आवेदन के माध्यम से गिरिडीह जिला के उपायुक्त को संज्ञान में देने के लिए आए थे। महोदय की अनुपस्थिति रही, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में डायरेक्टर महोदय से हमारी वार्तालाप हुई और बाकायदा जो मजदूरगण हैं उनसे भी 5 से 7 मिनट उनकी वार्ता करवाई गई और इनकी ओर से एक आश्वासन बेहतर मिला है और उन्होंने कार्य करना भी आरंभ किया है अपनी स्तर से। और उम्मीद करते हैं कि जो जब नए साल की नई किरण आएगी तो उस समय हमारे जो मजदूर बंधु हैं वो अपने वतन वापसी करेंगे, अपने परिवार के बीच पाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मजदूर की पीड़ा है, सही में अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई मजबूर है तो मजदूर ही है। आपने हमेशा नीति की बात कही है, नीति अगर ठीक हो तो सब चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। आपको क्या लगता है? आप चूंकि चीज़ों को देखते हैं, बखूबी समझ रहे हैं, प्रवासी एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्लूप्रिंट है क्या टाइगर जयराम महतो के पास कि प्रवासियों को रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ब्लूप्रिंट है। अगर झारखंड की बात करें, गिरिडीह की ही बात करें तो गिरिडीह का मतलब ये होता है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़, गिरी मतलब पहाड़ होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन के लिए आप काम में ला सकते हैं। एक बेहतर पर्यटन को आप विकल्प के तौर पर या फिर पर्यटन के अवसर प्रदान कर सकते हैं। पर्यटन के माध्यम से बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग खोलेंगे रोजगार के।
तो आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। और सरकार के पास आइडियाज़ हैं, ऐसा बात नहीं आइडियाज़ नहीं है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका मकसद है कि सरकार वो जानती है 5 साल के लिए आती है, 60 साल की नौकरी तो है नहीं। वो जानती है कि 5 साल के लिए आते हैं तो जितना बन पड़ता है उतना हम लोग कमाई कर लें, फिर दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस नीति के साथ वे लोग चलते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे छात्रों की बात करें या फिर मजदूरों की बात करें, इसके लिए कहीं ना कहीं देश की जो नेशनल स्तर की जो मीडिया है उसे गंभीर होना पड़ेगा। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव सामने आएगा, मीडिया में सवाल क्या होगा, एक तरफ एक मौलाना जी बैठेंगे, एक पंडित जी बैठेंगे और डिबेट शुरू हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान पर डिबेट शुरू हो जाएगा। जबकि वहाँ मेरा मानना है कि वहाँ जब भी मौका मिले सांसदों को बुलाइए और पहला सवाल मीडिया करे सांसद विधायकों के साथ कि महोदय आप ये बताइए, आप 10 साल से सांसद, 10 साल से विधायक हैं, जब आप विधायक नहीं बने तो उस समय आपके पास 5 एकड़ जमीन थी, आज आपके पास 50 एकड़ कैसे आया? ये 45 एकड़ जमीन का जो ब्यौरा है आप दीजिए। उस समय आपके पास 2 लाख की संपत्ति थी, आज आपके पास 2 करोड़ कैसे हुई, ये बताइए। मुझे लगता है वो बता नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं बता पाएंगे कि कोई भी लॉजिकली अगर बात करें पेमेंट की, अगर झारखंड की बात करें तो स्टार्टिंग में विधायक का पेमेंट 20,000 था, 2010 के आसपास वो 49,000 के आसपास गया, आज 2,72,000 गया। यानी अगर ओवरऑल बात करेंगे तो उनके पास 30 से 35 लाख रुपया, जो अगर 3 या 2 टर्म भी होगा तो उसके पास 30-35 लाख का विधायक का पेमेंट होगा। लेकिन आज उस व्यक्ति के पास 30 करोड़ की संपत्ति है, कोई सवाल नहीं करता है। बिजनेस आपने किया, आप एविडेंस दीजिए। तो पहला सवाल मीडिया को कहाँ होना चाहिए था? प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सांसद को डिबेट में बुलाना चाहिए था। उनसे ये सवाल होना चाहिए था कि 2010 के फलना तारीख को आप विधायक बने हैं, उससे एक दिन पहले आपके पास 4 एकड़ जमीन था आपका पैतृक, आज आपके पास 40 एकड़ कैसे हुआ 10 साल बाद? उस समय आपके पास 4 लाख आपके अकाउंट में थे, आज आपके पास 40 करोड़ कैसे हुए? यानी पहला सवाल करना था मीडिया को। अब मान के चलिए, सपोज दैट अगर मान के चलिए उनका अकाउंटेंट बढ़िया है, तेज तरार है, तगड़ा है, अगर वो सेटिस्फाइड कर देगा मान के चलिए मीडिया को कि हाँ हमने यहाँ से इन पैसों का व्यवस्था किया, इस जमीन को ऐसे व्यवस्था किया, यानी अपने आप को अगर वो लीगली भी प्रमाण कर देता है, तब दूसरा सवाल जनता दरबार में जनता करती कि आपको हमने नेता बनाकर भेजा था या व्यापारी बनाकर भेजा था? आपने नेतृत्व करने के लिए आपको भेजा था, आपको हमने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भेजा था, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भेजा था, आप तो अपनी आने वाली 100 पीढ़ी का भविष्य देख लिए। तो ये सवाल लोकतांत्रिक देश में सवाल होना चाहिए। सवाल आजकल जो है मीडिया में ये सवाल हो गया, चूंकि सांसदों को लेकर कहे लगभग सैकड़ों जो है सांसद को निलंबित कर दिया गया। मीडिया में इन दिनों यही चल रहा है कि क्यों आखिर 146 तकरीबन सांसद हैं जिसको निलंबित कर दिया गया। विपक्ष में जो लोग हैं लगातार कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिबेट इसी का चल रहा है, संसदीय का चुनाव लड़ना है, इसको लेकर के क्या नजरिया रखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि अगर हम लोग को संसदीय चुनाव में लड़ेंगे और अगर दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा तो हम लोग जो जेन्युइन मुद्दे हैं हमारे राज्य के, उन मुद्दों को रखेंगे। चूंकि मैं राज्य से जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं अपने राज्य के आवरण को जानता हूँ, मैं अपने राज्य की स्थिति परिस्थिति को जानता हूं, तो वहां जो मेरी जेन्युइन समस्याएं होंगी उनको उस पटल पर रखा जाएगा और बाकी जो सांसद अपने अपने क्षेत्र के वहां की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से उस पटल पर रखें, ताकि उनके जिस राज्य के और नेतृत्व करने के लिए आए हैं उन राज्य के छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का भला हो सके, ये प्रयास करना चाहिए। जो सरकार की बात कह रहे हैं, बगल में मुखिया जी बैठे हैं ऐसी पंचायत के, पंचायत स्तर पर सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, बार बार झारखंड सरकार का चर्चा हो रहा है और पंचायत में कई योजनाएं हैं, उसको लेने का प्रयास हो रहा है। देखिए, वो खूब चल रहा है, क्या कहेंगे टाइगर? वो तो आपको बाद में मुखिया जी बताएंगे, लेकिन मेरा अनुभव कहता है वहाँ वृद्धा पेंशन के अलावा कोई काम नहीं होता है। बाकी सब नदी में वो जो जितना भी आवेदन आता है वो नदी में बहा दिया जाता है। जैसे अभी आपने प्रवासी मजदूरों की बात कही, मैं इसी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ही उदाहरण और प्रवासी मजदूरों को इंक्लूड करना चाहूँगा। मान के चलिए कितना खर्चा होता है, नहीं करने से भी अगर आप एक पंचायत में लाख रुपया तो जरूर होता होगा, 5 लाख तक का खर्चा एक पंचायत में अनुमान होता होगा। मतलब टेंट वगैरह डेकोरेशन कह रहे हैं, मतलब सारे उनका मछली भात मिला के। अच्छा, मछली भात को बना किया गया कि भाई पिकनिक नहीं मनाया? हाँ नहीं, चूंकि वो पिछले साल मछली भात था, उसमें डीसी महोदय, बीडीओ महोदय संज्ञान में लिए थे और खाए भी थे। जब चर्चा हुआ तब बंद किए होंगे। तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 5 लाख खर्चा हो रहा है। अनुमान मान सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उतना खर्चा नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है, 2 लाख तो होता होगा, कहा जा सकता है, चूंकि ओवरऑल डेकोरेशन वगैरह कम से कम 2 लाख खर्चा होगा। तो अगर मान के चलिए हमारे पास 4,400 के आसपास पंचायत हैं, एक पंचायत में अगर 2 लाख खर्चा हो रहा है तो उसको आप 4,000 पंचायतों से गुना कीजिए, कितना धनराशि होगा। तो अगर उस पैसे को हम लोग ना लाव लश्कर ना दिखा के, बड़ी बड़ी होर्डिंग ना दिखा के, अपना थोथना ना चमका के, अगर उस पैसे को छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग में अगर व्यवस्था करते हैं, वैकल्पिक मार्ग की तलाश करते हैं, तो प्रवासी मजदूरों की समस्या समाधान होगी। अभी ये देखिए पीछे, जाहिर सी बात है ये जमीन में तो खेती नहीं होगी, इसमें सब्जी भी नहीं उगाई जाएगी, तो आप इस जमीन को लीज में मांगते हैं और इसमें आप शर्त क्या रखते हैं कि जिनकी जमीन है पहला नियोजन उन्हीं को मिलेगा। देखिए आज का नियोजन तो सबको जरूरत है,
आप इस जमीन को ही लीजिए मानते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए यहाँ पड़ती है, चूंकि और मुझे लगता है इसमें फसल भी नहीं होगा। तो सरकार जो इन्वेस्टर, सरकार आपके द्वार में जो 2 लाख का कर रही है, 20 लाख का इन्वेस्ट यहाँ पे करती, एक बेहतर डॉक्यूमेंट्री तैयार होता कि भाई नियोजन आप उसी परिवार को मिलेगा जिनकी जमीन है। उसके बाद अगर बच जाएगा तो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है 5 किलोमीटर का, ये फलना या फिर प्रखंड को ही ले लेता, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो हर समस्या का समाधान है, करने वाले लोग नहीं है। तो छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से छोटे छोटे वैकल्पिक मार्ग तलाशते हुए और नीति और नियत अगर इसको साफ रखा जाए तो मेरा पूरा मानना है, मैं नंबर 1 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 10 सालों में इस झारखंड को नंबर 5 पर पहुँचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी हम हाल फिलहाल एक माइनिंग में बंदी के लिए हम लोग गए थे, धरना वगैरह, तो वहाँ से मैसेज आया कि आप लोग जिस माइन से टकराने आए हैं बहुत कठिन काम है, यहाँ आप लोग नहीं टकरा पाएंगे। हम बोले भाई क्या बात है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ना, यहाँ सांसद महोदय 5 लाख का चंदा प्रति मंथ लेते हैं। यदि सांसद महोदय 5 लाख का चंदा लेते हैं तो विधायक जी भी तो 2.5 लाख का औकात रखते हैं। अगर विधायक जी 2.5 लाख का औकात रखते हैं तो जिला परिषद जो है वहाँ के, या फिर खैर हमारे सामने बैठे मुखिया जी ईमानदार हैं, लेकिन बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी तो कम से कम 50,000 की हैसियत रखते हैं। यानी ओवरऑल अगर माना जाए तो एक आउटसोर्सिंग में लगभग 20 लाख रुपए का चंदा दिया जाता है। अगर उस 20 लाख चंदे को ना देकर अगर जेन्युइन लोगों को रोजगार में रखा जाता, उनसे मजदूरी लिया जाता और जेन्युइन तरीके से उनको अगर वो पैसा प्रोवाइड किया जाता तो रोजगार के बहुत सारे मार्ग ऐसे खुलेंगे जो हमें बाकायदा फोन करके बुलाना होगा कि ये बंगाल वाले भैया, बिहार वाले भैया आइए, झारखंड में रोजगार की कमी नहीं बल्कि बढ़ गया है, आपको हम लोग मौका देना चाहते हैं। पर प्रवासी जो है वो रुक सकता है। 45 दिनों के रेस्ट के बाद कमी खलती है जब भीड़ देखते हैं आप। जयराम की एंट्री होती है काफ़ी भीड़ में, लॉ लश्कर लेकर के पहुंचते हैं। चूँकि ठीक है आप कहेंगे कि भाई ये तो आयोजक कर्ता जो होते हैं वो करवाते हैं, कमी खलती है क्या? चूँकि लोगों से मिलना जुलना लगातार रहता होगा, वो सभा वाला दृश्य एकदम भीड़ भाड़ और जयराम जो है वहाँ दहाड़ रहे हैं, लगता है कि फिर से आएंगे अभी? हाँ बिल्कुल, जल्दी आएंगे और हमारा प्रकृति वही बन चुका है, हमारी हैबिट वही बन चुकी है, तो निश्चय ही हम फिर आएंगे। और बाकायदा हम चाहेंगे कि आप भी माइक को विराम देकर हमारे साथ आइए, बेहतर होगा। ठीक है, माइक की भी ज़रूरत है क्योंकि नेशनल मीडिया आज के दौर में पता नहीं क्या किया जा रहा है। नेशनल मीडिया में हमें बिल्कुल भी तरहीज नहीं दी जा रही है, इसीलिए हम लोग संसद जाने का मूड भी बनाए हैं, ताकि उस पटल पर जाकर जब हम अपनी बातों को हम लोग तार्किक ढंग से रखेंगे तो पूरा देश शांत होकर सुनेगा कि हाँ ये बच्चा लोग, ये युवा लोग बेहतर तरीके से इस देश को दिशा देने के लिए यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल आपकी बात सुनी जा रही है। अंतिम सवाल यही है कि फिर बोलेंगे कि बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं, धनबाद कहे या गिरिडीह कहें, फाइनल कर दीजिए। आज गिरिडीह आए, गिरिडीह कह दीजिए या फिर क्या है बता दीजिए। देखिए ये तो जनता तय करेगी। गिरिडीह हमारा होम लोकसभा है तो जाहिर सी बात है प्राथमिकता में गिरिडीह ही रहेगा। कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए तो इनको कहाँ से लड़ना चाहिए, जरा कैमरा में बताइए तो जोर से। गिरिडीह लड़ना चाहिए क्या? कहाँ से लड़ना चाहिए? देख लीजिए, ठीक है तो वही घुमा लीजिए कैमरा। देखिए अब गिरिडीह का यहाँ पर मांग हो रहा है तो बहुत कम है कि लोग चलिए सुने और आ गए, नहीं तो यहाँ पर शायद जगह कम पड़ जाता। ठीक है, प्राथमिकता गिरिडीह रहेगी और गिरिडीह टाइगर को शूट करेगा। हालांकि धनबाद भी शूट करेगा, लेकिन गिरिडीह इसलिए शूट करेगा, गिरी का मतलब पहाड़ और टाइगर पहाड़ में रहता है। क्या बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए टाइगर जयराम महतो को सुन रहे थे। सवालों का फहरिस्त बहुत लंबा है, लेकिन खैर कोई नहीं, पूछते रहेंगे, मिलते रहेंगे आप लोगों के बीच। इनको लाने का प्रयास तो लगातार होता ही रहा है। युवाओं की आवाज़ रहे हैं, प्रवासियों के दर्द को लेकर गिरिडीह पहुंचे थे। इनका दर्द भी वही है कि भाई झारखंड में प्रवासियों के दर्द को दूर करने वाला कौन, और अगर कोई नहीं है तो सवाल हम पूछते रहेंगे, सवाल बनकर हम फिर लौटेंगे। बिल्कुल, कल ही निर्मल दा की जयंती थी ना? हाँ जयंती थी शायद, तो उनका वही कथन था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्या बात है। इसी स्लोगन के साथ इस पूरे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली खबर में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।